प्रश्न है, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है, आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। तो त्रिपुरा राज्य का एक फेमस यह लोक नृत्य है जिसका नाम है संगराई। इसके बारे में आप याद रखिएगा। त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा राज्य की राजधानी आपको देखने को मिलेगी अगरतला। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, अगरतला जो है त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों के साथ लगती है? भारत कितने देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री शेयर करता है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत जो है अपनी स्थलीय सीमा टोटल 7 देशों के साथ साझा करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत की जो स्थलीय सीमा है यह टोटल 7 देशों से लगती है। ये 7 देश कौन कौन से हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में इस प्रश्न की व्याख्या को। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भारत जो है यह 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा को साझा करता है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये 7 देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा यानी कि लैंड बाउंड्री को शेयर करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इनमें से भारत जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। तो इसे आप याद रखिएगा। भारत की जो सबसे लंबी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है यह लगती है किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। वहीं सबसे कम स्थलीय सीमा जो है भारत किस देश के साथ साझा करता है? तो सबसे कम जो है भारत स्थलीय सीमा अपनी साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था? आपसे पूछा गया है कि टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक कब बना था। तो टीपू सुल्तान जो है 1782 में जब इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली। तो हैदर अली का निधन कब होता है? हैदर अली का निधन होता है 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। थे आप याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हो रहा था उसी के दौरान जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। टोटल जो है 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिनमें से दूसरे वाले आंग्ल मैसूर युद्ध में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान जो है 1782 में शासक बनता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है यह कब से कब तक चला था? तो यह 1780 से 84 तक चला था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 1780 से लेके 1784 तक चलता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। फिर इसका बेटा टीपू सुल्तान शासक बनता है और फिर टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध को कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है। तो आप याद रखिएगा टोटल जो है 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जो चौथा वाला यानी कि लास्ट वाला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। तो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम के किले में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? तो श्रीरंगपट्टनम के किले में। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा संस्थान, आपको उस संस्थान की पहचान करनी है जिसने 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 तक भारत के सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करी। तो 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसका आयोजन किया गया था IIT गुवाहाटी में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, IIT गुवाहाटी। इसकी डिटेल को आप देख सकते हैं यहाँ पे। 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है इसका आयोजन 30 नवंबर से लेके 4 दिसंबर 2024 तक IIT गुवाहाटी में किया गया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ा हुआ है?
तो असम के गुवाहाटी में आपको कामाख्या देवी का मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो कामाख्या देवी के मंदिर में जो है प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कामाख्या देवी मंदिर जो आपको असम के गुवाहाटी में देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेले का आयोजन होता है। तो ऑप्शन ए वाला आपका 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो दशकीय वृद्धि दर थी वह कितनी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत की जो दशकीय वृद्धि दर थी यह थी 17.7%। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, 17.7% जो है भारत की दशकीय वृद्धि दर थी। यहाँ पे 2011 के सेंसस की बात हो रही है। तो ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिनको हम डायरेक्ट और डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इनके तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि कौन सा भाग जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि यह जो डीपीएसपी है इसको भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किया गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको जो है किस भाग में सम्मिलित किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो भाग आपको मिलेगा 4, आप याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का जो पार्ट है, जो भाग है, भाग यहाँ पे 4 में आपको डीपीएसपी देखने को मिल जाएगा। किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक, तो आर्टिकल 36 आप याद कर लीजिएगा। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक आपको देखने को मिल जाएगा डीपीएसपी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इसी के अंतर्गत एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 किसकी बात करता है, तो आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 40। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा अनुच्छेद 40 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ही रिलेटेड है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान के भाग 4 में सम्मिलित किया गया है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी। यहाँ पे स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात हुई है तो 1951 में आज़ाद भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1951, यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे देश में जनगणना कब आयोजित की गई थी, इसके अलावा किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आप याद रखिएगा, 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आयोजित की गई थी। इसके अलावा वर्ष 1872, ये डेट, ये वर्ष आपको याद रखना है, हमारे देश में यानी कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो उस समय वायसराय हुआ करता था, तो उसी के शासनकाल में सबसे पहले 1872 में जो है जनगणना आयोजित की गई थी। इसके बाद एक वायसराय आगे बनता है रिपन। तो रिपन के समय में 1881 ईस्वी से नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराई जाने लगी थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत में जो पहली जनगणना है किस समय में हुई थी, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कब से कराई जा रही है, तो 10 वर्ष यानी कि नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना कराने का जो प्रावधान है यह स्टार्ट हुआ था 1881 ईस्वी से। किसके शासनकाल से, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद 2011 की जो जनगणना है यह अगर हम 1872 से काउंट करें तो यह जनगणना 1872 से लेके 2011 की जो जनगणना है यह 15वीं जनगणना मानी जाएगी। वहीं ये स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 1872 के बाद वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी यह जनगणना के क्रम में 15वीं जनगणना होगी। वहीं अगर हम इसको आज़ादी के बाद की जनगणना के
के रूप में काउंट करें तो 2011 की जो जनगणना है स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना मानी जाएगी। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान का जो भाग 6 है इसमें आपको उस अनुच्छेद की पहचान करनी है जो राज्य विधानमंडल के घटकों से रिलेटेड है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा हमारे भारतीय संविधान का जो भाग 6 है, सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान का जो भाग 6 है यह किससे रिलेटेड है, तो यह जो है राज्य से रिलेटेड यानी कि राज्यों से रिलेटेड है, आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के भाग 6 का संबंध राज्यों से यानी कि स्टेट से, यानी कि यहाँ पे स्टेट से मतलब इंडिया से हो जाएगा। इंडिया में जो विधायिका हैं, कार्यपालिका है, इनसे रिलेटेड यह भाग 6 है, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। तो भाग 6 के अंतर्गत आपको एक अध्याय मिलेगा, अध्याय 3। भाग 6 में ही आपको मिलेगा एक अध्याय 3 और इस अध्याय 3 में राज्य के विधानमंडलों को रखा गया है। राज्य का विधानमंडल, इसको जो है इसमें रखा गया है भाग 3 में। तो राज्य के विधानमंडल से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल इसमें सम्मिलित किए गए हैं, तो आर्टिकल 168 से लेके आपको मिलेगा 212 यानी कि 212 तक। तो ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का जो भाग 6 है यह राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 168 से लेके अनुच्छेद 212 तक ये अनुच्छेद आपके राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित हैं। इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसी भारतीय संविधान के अध्याय 2 में भारतीय संविधान के अध्याय 2 में आपको लिखने को मिल जाएगी कार्यपालिका। कार्यपालिका को जो है अध्याय 2 में रखा गया है इसी के अंतर्गत। तथा कार्यपालिका का आर्टिकल कौन से तक, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, तो 153 से, आप याद रखिएगा, आर्टिकल 153 से लेके 167 तक आपको मिलेगा कार्यपालिका से जुड़ा हुआ आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं भारतीय संविधान के भाग जो 6 है इसमें अध्याय 4 की अगर हम बात करें तो अध्याय 4 में राज्यपाल की जो विधायी शक्तियाँ उनको रखा गया है। तो राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अध्याय आपको 4 में देखने को मिल जाएंगी। कौन सा अनुच्छेद इसमें रखा गया, तो 213। तो 213 अनुच्छेद जो है राज्यपाल की विधायी शक्तियों से रिलेटेड है। तो इनको आप याद रखिएगा। अगर हम प्रश्न की बात करें तो अनुच्छेद 168 से लेके 212 ये राज्य के विधानमंडल से संबंधित हैं, जिनको भाग 6 में रखा गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र की रचना किस भाषा में की गई थी। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की जो रचना है किस भाषा में की है, तो आप याद रखिएगा संस्कृत भाषा में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्कृत भाषा में बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। एडीबी का 11वां अध्यक्ष किसे चुना गया है, आपसे पूछा गया है। तो एडीबी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एडीबी के 11वें अध्यक्ष हाल ही में बने हैं मसातो कांडा। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये जो है जापान के रहने वाले हैं मसातो कांडा। और ये जो है एडीबी के 11वें अध्यक्छ बने हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। आप याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर आपको फिलीपींस के मनीला में देखने को मिल जाएगा। फिलीपींस का जो शहर मनीला है यहीं पर एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर भी अवस्थित है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वर्ष 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना था। तो यह जो प्रश्न है आपके जो एनटीपीसी की परीक्षा हुई थी ग्रेजुएट लेवल वाली, उसमें पूछा गया था प्रश्न। तो करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लैटिन अमेरिका का पहला यानी कि प्रथम देश बना था
पनामा। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, पनामा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है। इसमें से आपको उस नदी की पहचान करनी है जो सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें आप याद रखिएगा सोन रिवर, यानी कि जो सोन नदी है यह सिंधु की सहायक नहीं है, बाकी की तीनों नदियां सिंधु की सहायक हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी जो है सिंधु की सहायक नहीं है, बल्कि यह किस नदी की सहायक है, तो यह गंगा की सहायक नदी है। यह गंगा में कहाँ मिलती है, तो पटना के पास, बिहार की राजधानी पटना के निकट जो है यह गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम सोन नदी की बात करें तो यह जो सोन नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से। आप लोग याद रखिएगा, अमरकंटक, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं यहीं से उद्गम होता है सोन नदी का। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा सोन नदी गंगा की एक इम्पॉर्टेंट सहायक नदी है जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। तथा इसकी सहायक नदियों को भी आप याद कर लीजिएगा। सोन की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो दो इम्पॉर्टेंट इसकी सहायक नदियाँ हैं। एक तो आपकी हो गई रिहंद नदी, इसके अलावा एक हो गई आपकी कनहर नदी। तो ये दोनों नदियां जो हैं किसकी सहायक हैं, तो सोन की सहायक हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे काबुल, गिलगिट और श्योक और ये जो हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो सोन जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा सिंधु की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो जैसे झेलम हो गई, चिनाब हो गई, रावी हो गई, सतलज हो गई, ब्यास हो गई, ये सभी भी किसकी सहायक हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अब नोट डाउन कर लीजिएगा। इन तीन नदियों के अलावा सिंधु की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो झेलम, झेलम हो गई, इसके अलावा चेनाब हो गई, चेनाब रिवर, चेनाब के बाद रावी हो गई। ये सभी नदियाँ भी जो है किसकी सहायक हैं, तो इसके अलावा सतलज को भी मान लीजिए आप, सतलज हो गई, सतलज हो गई। इसके अलावा ब्यास, ये सभी नदियां भी किसकी सहायक हैं, तो सिंधु की ही सहायक हैं। तो यहाँ पे टोटल नदियां आपकी कौन कौन सी हो गई, काबुल, गिलगिट, श्योक, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तथा सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता था। यहाँ पे WPL की बात हो रही है, विमेंस प्रीमियर लीग की बात हो रही है 2025 की। तो मुंबई इंडियंस ने जीता था महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मुंबई इंडियंस ने। इस प्रश्न की डिटेल को आप देख सकते हैं यहाँ पे। महिला प्रीमियर लीग 2025 के खिताबी मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने जो है दिल्ली कैपिटल को 8 रनों से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता है। तो आप याद रखिएगा, WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग 2025 का जो फाइनल है यह मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के मध्य खेला गया था मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप याद रखिएगा, मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर, इसका जो सिद्धांत है किसने दिया था, तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, श्री नारायण गुरु के द्वारा यह जो सिद्धांत है वह दिया गया था मानवता के लिए। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला और 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1216 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्की शासकों का सही कार्य और जो क्रम है उसकी आपको पहचान करनी है। यहाँ पे तुर्की शासकों का जो सही क्रम है उसकी आपको पहचान करनी है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे तुर्की शासकों की बात हो रही है, तो इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो 1206 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले राज किया था गुलाम वंश ने। आप याद रखिएगा, गुलाम वंश की जो स्थापना थी यह सबसे पहले हुई थी
तो इसका वर्ष आप याद रखिएगा। गुलाम वंश की जो स्थापना थी यह हुई थी 1206 ईस्वी में। तो गुलाम वंश दिल्ली पर कब से कब तक राज करता है? तो गुलाम वंश का शासन होता है दिल्ली पर 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक यह कौन था? तो यह जो है गुलाम वंश का पहला शासक था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का शासक बनता है इल्तुतमिश। फिर इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की शासका बनती है रजिया सुल्तान। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों क्रम आपको याद रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का पहला शासक था, फिर इल्तुतमिश आएगा, फिर रजिया सुल्तान आएगी। तो यही वाला क्रम आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। तो गुलाम वंश को हम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं, आप याद रखिएगा। जो गुलाम वंश है इसको ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश का पहला शासक कौन बना था? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। गुलाम वंश ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया था? तो 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पहला वाला आंसर आपका यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का थीम यानी कि विषय पूछा गया है कि क्या था? प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय आपको बताना है कि क्या था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे करंट से रिलेटेड। तो 2025 का जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह सबसे पहले आपको याद रखना है कब से कब तक मनाया गया। तो 8 से लेके 10 जनवरी, ये डेट भी आप याद कर लीजिएगा, स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। तो 8 से लेके 10 जनवरी 2025 के मध्य उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, कहाँ पर? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो है 8 से लेके 10 जनवरी 2025 के मध्य प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। और इसका विषय क्या था? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो ये विषय, यही थीम आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग डिटेल देख सकते हैं। 18वां यानी कि 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था। 8 से लेकर 10 जनवरी के मध्य उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था। इस वर्ष का इसका विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। आगे बढ़ते हैं हम। पुष्कर झील राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है? तो पुष्कर झील की लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी राजस्थान के अजमेर में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पुष्कर झील एक मीठे पानी की झील भी है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। पुष्कर झील मीठे पानी की झील है। इसके अलावा राजस्थान में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, झीलें हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं राजस्थान में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं। तो ढेबर हो गई, नक्की हो गई, पंचपदरा हो गई, पुष्कर हो गई, सांबर एक अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है, प्लाया झील है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सांभर जो है एक अंतःस्थलीय खारे पानी की प्लाया झील है जो राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगी। फतेह सागर, पिछोला, जयसमंद, डिडवाना, ये सभी इम्पॉर्टेंट डेक्स हैं, इम्पॉर्टेंट झीलें हैं जो आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। रमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद रखना है आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य विनोबा भावे जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। इनको 1958 में, इनको जो है 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं मदर टेरेसा रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो आप याद रखिएगा, अगर पहली भारतीय महिला की बात की जाए तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली भारतीय महिला कौन बनी थी जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था? तो इनका नाम हो जाएगा मदर टेरेसा। वहीं अगर हम पुरुष की बात करें, व्यक्ति की बात करें, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आचार्य विनोबा भावे को 1958 में दिया गया था रमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जो है पहले भारतीय व्यक्ति थे। इनका नाम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। इनकी एक रचना थी जिसका नाम था गीतांजलि। तो इनकी रचना का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। इनकी रचना गीतांजलि के लिए इनको वर्ष 1913 में साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया था यह पुरस्कार। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना है जिसका नाम है गीतांजलि और इसी गीतांजलि रचना के लिए इनको वर्ष 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आज का जो सेशन है हमारा जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों का भाग 1, इसको हमने पूरी डिटेल में कवर कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा क्या गया है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है? तो इनका नाम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका नाम है मलाला यूसुफजई। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको जो है 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ। आप याद रखिए कौन सा प्राइज? तो इनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही ये सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला बनी थी। इसी के अलावा 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। भारत के कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 2014 में ही। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल को। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं मलाला यूसुफजई। इन्हें जो है 2014 में 17 साल की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य के अनुसार भारत की संप्रभुता फिल इन द ब्लैंक्स को मानना, उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। तो यह जो खाली स्थान दिया गया है इसमें आपको सही आंसर को भरना है। तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्य के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, आप याद रखिएगा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा, ड्यूटी होगा। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। बात यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की हो रही है, बात यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की हो रही है। तो आइए मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं जो आपके ग्रुप डी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ना। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मौलिक कर्तव्यों को हम पढ़ रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड कब किया गया था, जोड़ा कब गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। तो ये अमेंडमेंट आपको याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। शुरुआत में जब इनको जोड़ा गया था तो 10 मौलिक कर्तव्यों को ही भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था, यानी कि भारतीय संविधान में स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति ने इन मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। समिति का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सी समिति है जिसने मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। तो
स्वर्ण सिंह समिति। तो ये समिति का नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तथा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 में रखा गया है। तो ये पार्ट आप याद रखिएगा, भाग 4। और आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 51A में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, भाग 4A और आर्टिकल 51A, इनमें आपको मौलिक कर्तव्य देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगले फैक्ट की। तो अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है। अगला फैक्ट दिया गया है कि शुरुआत में जब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो स्टार्टिंग में टोटल 10 मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके बाद जो 11वां, हाल ही में लेटेस्ट में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है यह भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव कौन है। वर्तमान में पीएम मोदी का निजी सचिव किसे बनाया गया है, आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, निधि तिवारी, हाल ही में निधि तिवारी को प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, निधि तिवारी। वहीं हमारे वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, तो एकदम लेटेस्ट में ये सभी अपॉइंटमेंट हुई हैं, इनको आप याद रखिएगा। हमारे वर्तमान में वित्त सचिव हो जाएंगे अजय सेठ, इनका नाम भी आप याद रखिएगा, अजय सेठ वर्तमान में हमारे वित्त सचिव हैं। तुहिन कांता पांडे, ये सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। संजय मल्होत्रा कौन है वर्तमान में, तो आरबीआई के ये गवर्नर लेटेस्ट में बनाए गए, यानी कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। तुहिन कांता पांडे सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारत के वर्तमान में वित्त सचिव कौन है, तो अजय सेठ हैं। और निधि तिवारी वर्तमान में क्या है, तो निधि तिवारी वर्तमान में पीएम मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, यानी कि निजी सचिव हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील की आपको पहचान करनी है। तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी, सुपीरियर झील। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सुपीरियर झील जो है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह जो है यूएसए और कनाडा में अवस्थित है, इसकी लोकेशन यूएसए और कनाडा दोनों में है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो और ग्रेट लेक्स हैं, इन्हीं ग्रेट लेक्स का एक ग्रेट लेक्स का ही पार्ट है सुपीरियर झील। ग्रेट लेक्स में टोटल 5 झीलें आती हैं। कौन कौन सी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, तो ये जो है ग्रेट लेक्स कही जाती हैं झीलें, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन और लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो, इन पांचों को मिलाकर जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये 5 ग्रेट लेक्स कही जाती हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, इसमें ग्रेट लेक्स टोटल 5 है। कौन कौन सी, तो लेक सुपीरियर और लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो, जिसमें से लेक सुपीरियर जो है यह विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये अमेरिका और कनाडा दोनों में अवस्थित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी कही जाती है कैस्पियन सागर। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है कैस्पियन सागर, लेकिन यह जो है खारे पानी की झील है। किसकी, तो खारे पानी की झील है। तो इसे आप याद रखिएगा, यह जो है खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। तो इस कारण से इसको आपको याद रखना है, खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। प्रश्न में क्या पूछा गया था, प्रश्न में पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी की झील आपकी हो जाएगी सुपीरियर झील, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सुपीरियर झील की लोकेशन मैंने आपको बताई है, ये अमेरिका और
कनाडा दोनों में देखने को मिल जाएगी सुपीरियर झील। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। वही अगर हम बात करें कैस्पियन सागर की कि कैस्पियन सागर किन किन देशों में अवस्थित है, कैस्पियन सागर की अगर आपसे लोकेशन पूछ ले तब आप क्या यहाँ पे बताएंगे कि किन किन देशों में कैस्पियन सागर अवस्थित है, तो आपको याद रखना है टोटल 5 देशों में कैस्पियन सागर अवस्थित है। तो यहाँ पे कैस्पियन सागर जो है टोटल आप याद रखिएगा, टोटल कैस्पियन सागर कितने देशों में अवस्थित है, तो ये टोटल 5 देशों में कैस्पियन सागर और झील अवस्थित है। 5 देशों के साथ ये बाउंड्री शेयर करती है कैस्पियन सागर। कौन कौन से? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। आप याद रखिएगा, इसको आप इस प्रकार से फार्मूले से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक यह है आपकी है तारीख, यह तारीख एक ट्रिक है, इसके माध्यम से इन 5 देशों के नाम आप याद कर सकते हैं। तो टी से आपका क्या हो जाएगा? टी से आपका तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं तुर्कमेनिस्तान। टी से आपका तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा। ए से आपका अजरबैजान हो जाएगा, अजरबैजान। ए से आपका अजरबैजान हो जाएगा। आर से आपका क्या हो जाएगा? आर से रूस हो जाएगा। आई से आपका क्या हो जाएगा? तो आई से आपका ईरान हो जाएगा। और के से आपका क्या हो जाएगा? के से आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। तो ये 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर जो है यह रूस की मतलब यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। वह विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? तो सुपीरियर झील हो जाएगी। तो दोनों आपको याद रखना है। प्रश्न पे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी वह वित्तीय संस्था है, आपको उस वित्तीय संस्था की भारत की पहचान करनी है जो निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है। तो यह वित्तीय संस्था हो जाएगी सेबी। सेबी का यह कार्य होता है कि यह इन्वेस्टर्स के या निवेशकों के हितों की रक्षा करे और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाए। तो सेबी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको हम कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको सेबी कहा जाता है। तो आइए सेबी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सबसे पहले सेबी का पूरा नाम आपको याद रखना है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेबी का अधिनियम आया था, सेबी का एक्ट आया था, अधिनियम को हम बोलते हैं एक्ट। तो सेबी का एक्ट आया था 30 जनवरी 1992 और इसी एक्ट के तहत ही सेबी को वैधानिक शक्तियां दी गई थी। सेबी का मुख्यालय आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था, तुहिन कांता पांडे जो है सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किसको मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है। मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य किसे बनाया गया था? तो आप याद रखिएगा, यह टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना था रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इसको जो है मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। वहीं माधव राष्ट्रीय उद्यान को जो है मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। इसी के साथ यह भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यानी कि भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं। 58वां टाइगर रिजर्व बना था माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसी के साथ माधव राष्ट्रीय उद्यान 9वां मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व बना था। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, बाघ अभ्यारण्य हैं? तो टोटल 9 बाघ अभ्यारण्य हैं, जिनमें से 8वां बना था रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य और 9वां बना था माधव राष्ट्रीय उद्यान। डिटेल इस प्रश्न की आइए देख लेते हैं थोड़ी सी और। तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया, जो मध्य प्रदेश का 8वां और भारत का 57वां बाघ अभ्यारण्य बना था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद मार्च 2025 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया था। तो वर्तमान में हमारे देश में टोटल 58 बाघ अभ्यारण्य है। तो देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य बना है माधव राष्ट्रीय उद्यान।
तथा यह माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में अवस्थित है। और यह मध्य प्रदेश का कौन सा बाघ अभ्यारण्य है, टाइगर रिजर्व है? तो यह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कोरोमंडल तट की लोकेशन पूछी गई है कि कोरोमंडल तट कहाँ अवस्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा कोरोमंडल तट। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। डिटेल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कोरोमंडल तट जो है भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। यह बंगाल की खाड़ी से लगता है और कृष्णा नदी डेल्टा से पॉइंट कैलीमरे तक फैला हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। कृष्णा नदी डेल्टा आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में और पॉइंट कैलीमरे आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? लेटेस्ट करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन काफ़ी न्यूज में है। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, आपके ग्रुप डी की परीक्षा में। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में आयोजित किया गया था ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की तरफ से गए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसका जो आयोजन है यह जुलाई महीने में किया गया था। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। 6 और 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जनेरियो सिटी में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये लोकेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2025 का, इसका विषय, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम आपके सामने लिखी गई है। समावेशी एवं टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को सशक्त बनाना इसका जो है विषय है, इसका थीम है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। थीम भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, स्टार्टिंग में ब्रिक्स में टोटल 5 सदस्य देश थे। तो ब्रिक्स का नाम इन 5 सदस्य देशों से रिलेटेड है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये 5 सदस्य देश हुआ करते थे ब्रिक्स के। लेकिन एकदम लेटेस्ट की अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसमें 6 नए और सदस्य देश जुड़ गए हैं, जिससे इनके सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ब्रिक्स का 11वां सदस्य देश बना है कौन? तो इंडोनेशिया। 2025 में ही इंडोनेशिया एकदम लेटेस्ट ब्रिक्स का सदस्य देश बना है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो वर्तमान में ब्रिक्स में 11 सदस्य देश हो गए हैं। कौन कौन से? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा जो अन्य नए देश हैं कौन कौन से? मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई और सऊदी अरब। तो इसमें से जो इंडोनेशिया है 2025 में एकदम लेटेस्ट में ब्रिक्स का मेंबर बना है। बाकी के जो मिस्र हैं, इथियोपिया है, ईरान है, यूएई है, सऊदी अरब है, ये सभी आपके 2024 में बने थे ब्रिक्स के मेंबर। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ये सभी आपके 2024 में बने थे, लेकिन एकदम लेटेस्ट जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का मेंबर बना है। तो वर्तमान में ब्रिक्स में 11 सदस्य देश हो गए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान है। ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्व में विभाजित किया गया था। तो वह कौन सा अधिनियम है जो 1947 में पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगा, मतलब खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष में हराया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527। ये चीज़ आप याद रखिएगा, डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16 मार्च 1527 को जो है हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। आप याद रखिएगा। खानवा का जो युद्ध था यह बाबर वर्सेज किसके मध्य हुआ था? तो बाबर वर्सेज राणा सांगा के मध्य हुआ था।
और इस युद्ध में जीता कौन था? तो इस युद्ध में जीता था बाबर। राणा सांगा इस युद्ध में हार गया था और बाबर जीत गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा खानवा का जो युद्ध था 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एक हड़प्पा स्थल है लोथल, इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है कि कहाँ पर है, तो गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा। यह हड़प्पा कालीन स्थल है जो अपने गोदीवाड़ा के लिए फेमस है। प्राचीन गोदीवाड़ा हुआ करता था। गोदीवाड़ा को हम बोलते हैं डॉक यार्ड। तो हड़प्पा सभ्यता का यह एक फेमस डॉकयार्ड हुआ करता था लोथल। लोथल की लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी गुजरात में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है शांति, निरस्तीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शांति, निरस्तीकरण, विकास के लिए 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मिशेल बैचलेट। ये जो है चिली की पूर्व राष्ट्रपति हैं और इन्हीं को 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत करी थी? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किस वर्ष में महात्मा गांधी ने शुरू किया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में इन्होंने 1919 में सर्वप्रथम बार राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1919 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है भारत ने हाल ही में पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक विकसित किया है। तो इस एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो आप याद देखिएगा, भारत के द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है नेफ्रिथोमाइसिन। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेफ्रिथोमाइसिन जो है यह भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नेफ्रिथोमाइसिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में। और नेफ्रिथोमाइसिन यह क्या है? तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक, यानी कि भारत की पहली यह स्वदेशी एंटीबायोटिक है जिसका नाम है नेफ्रिथोमाइसिन। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है, प्रश्न यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हाल ही में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया 21 दिसंबर 2024 को। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 21 दिसंबर 2024 को। सॉरी, यहाँ पे 24 होगा। तो 21 दिसंबर 2024 को पहला विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है। तो इसी कारण से इस प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। इसमें हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि भारत के किन किन लोगों को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है। तो यह जो पुस्तक है द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है और इनकी इस पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल चुका है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अलावा अभी तक भारत में किनको बुकर पुरस्कार मिल चुका है, इसकी डिटेल आप लोग देख सकते हैं। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता हैं भारत के। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था वी.एस. नायपाल की पुस्तक इन अ फ्री स्टेट को 1971 में। सलमान रुश्दी की पुस्तक को मिल चुका है मिडनाइट चिल्ड्रन जो पुस्तक है 1981 में, यानी कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी हैं और उनकी इस पुस्तक को जो है मिल चुका है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक की लेखिका हैं अरुंधति रॉय और इस पुस्तक को भी मिल चुका है 1997 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। किरण देसाई की पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को 2006 में मिल चुका है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अरविंद अडिगा की पुस्तक को मिल चुका है द वाइट टाइगर जो पुस्तक है इसके लिए 2008 में। तथा लेटेस्ट में अगर हम बात करें तो 2022 में द टॉम्ब ऑफ सैंड को भी मिल चुका है बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय।
इसकी लेखिका है गीतांजलि श्री। और एकदम लेटेस्ट 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये कन्नड़ लेखिका हैं, कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं, कन्नड़ भाषा की लेखिका हैं बानू मुश्ताक, और इनकी पुस्तक है हार्ट लैम्प। इसको जो है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दे दिया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सलहेस त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सलहेस त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहार में। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, बिहार में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में दुनिया का सबसे युवा शतरंज चैंपियन कौन बना है? दिसंबर 2024 में यह प्रतियोगिता हुई थी, और इस शतरंज वाली प्रतियोगिता हुई थी, और इसी शतरंज प्रतियोगिता को जीतकर डी गुकेश, जिनको हम बोलते हैं डोमराजू गुकेश, शॉर्ट फॉर्म में इनको हम डी गुकेश कहते हैं, गुकेश, तथा इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा? डोमराजू गुकेश। ये जो हैं ये दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बन गए हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई थी सिंगापुर में हुई थी, तो इसी विश्व शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डिंग लॉरेन को हराकर जो है गुकेश डोमाराजू ने जो है यह प्रतियोगिता अपने नाम करी थी। इसके अलावा गुकेश डोमाराजू जो है 18 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन बन गए हैं। तो आप याद रखिएगा। क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि डी गुकेश किस राज्य के रहने वाले हैं, भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में इनका राज्य बताइएगा। इन्होंने किसको हराया था? तो चीन के डिंग लिरेन को। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि किसको हराकर डी गुकेश सबसे कम उम्र के शतरंज चैंपियन बने थे? तो चीन के डिंग लिरेन को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो आप याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग। जो पुष्यमित्र शुंग था यह मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदस्त्र का सेनापति हुआ करता था। तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदस्त्र की हत्या कर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदस्त्र, और इसी बृहदस्त्र का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और इसी पुष्यमित्र शुंग ने बृहदस्त्र की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदस्त्र का सेनापति था, इसने 185 ईसा पूर्व में बृहदस्त्र की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदस्त्र। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न आज का आपके सामने है, भारतीय सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में आपको पूर्वी कमांड का मुख्यालय देखने को मिल जाएगा, इंडियन आर्मी के, भारतीय सेना के। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर भी भारतीय सेना के अलग अलग कमांडों का मुख्यालय है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, चंडीगढ़ में आप देख लीजिए, चंडीगढ़ में भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है, भारतीय सेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय पुणे में है, और भारतीय सेना के मध्य कमांड का मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, और पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोलकाता में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा वीडियो है जीके जीएस और करंट अफेयर, मतलब जीके जीएस और करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपके ग्रुप डी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मेरू जो ज्वालामुखी है, इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है कि यह जो ज्वालामुखी है किस देश में अवस्थित है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इंडोनेशिया देश में आपको माउंट सेमेरू ज्वालामुखी देखने को मिल जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, MICR, यह जो कोड होता है MICR कोड
तो आपसे पूछा गया कि MICR का पूरा नाम क्या होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यह जो है पूरा नाम होता है MICR का। तो ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है निम्नलिखित में से कौन संभालता है। तो आपको याद रखना है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, भारत में यूटीज को हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज, और हिंदी में इनको बोला जाता है केंद्र शासित प्रदेश। तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तथा इन केंद्र शासित प्रदेशों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वह कौन संभालता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में वर्तमान में कौन कौन से 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको आइए देख लेते हैं। तो ये 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी आपसे पूछी जा सकती है, तो पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। दादरा और नगर हवेली ये अलग हुआ करता था और दमन और दीव ये अलग हुआ करता था, लेकिन हाल ही में 2020 में शायद इसको जो है मिलाकर दोनों को आपस में एक कर दिया गया, तब ये दोनों मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इसके अलावा दिल्ली हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी आपको याद रखनी है श्रीनगर। आप याद रखिएगा जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो श्रीनगर है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है 2019 में ये हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे, तो इनको आप याद रखिएगा। लक्षद्वीप हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी आपसे पूछी जा सकती है कवरत्ती। कवरत्ती जो है यह राजधानी है लक्षद्वीप की। इसके अलावा पुडुचेरी भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये टोटल हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1839 यानी कि 1839 में किसके द्वारा तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह जो तत्वबोधिनी सभा है इसका गठन 1839 में किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है तत्वबोधिनी सभा का गठन किया था, तो आप याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, 2011 के सेंसस की यहाँ पर बात की गई है। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक थी। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे बांग्ला लैंग्वेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे यहाँ पर हिंदी दिया होता तो हिंदी आपका राइट आंसर होता, क्योंकि हिंदी को बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। सेकेंड नंबर पे कौन लैंग्वेज थी, तो बंगाली या बांग्ला, इसको आप कह सकते हैं बंगाली या बांग्ला जो लैंग्वेज थी यह सेकेंड नंबर पे थी। तो हिंदी आपका ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो बांग्ला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसके बारे में आप याद रखिएगा, 2011 के जनगणना की यहाँ पर बात हो रही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, मनरेगा का पूरा नाम पूछा गया कि मनरेगा जो स्कीम चलाई जाती है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो आप याद रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित संगठन या संस्थानों में से आपको उनकी पहचान करनी है जो भारत में एक संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से आपको पहचानना है कि भारत के संवैधानिक निकाय कौन कौन से हैं। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपका एक ही ऑप्शन सही है, जिसमें सभी जो दिए गए हैं वे सभी संवैधानिक निकाय हैं। तो इनको आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यह जो है हमारा एक संवैधानिक निकाय है। भारत के महान्यायवादी भी आपके संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, ये तीनों आपके संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। आगे आइए इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो तीनों यहाँ पे संवैधानिक निकाय हमारे हैं, इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हुए हैं जो आपके आगामी ग्रुप डी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो भारत के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, जो भारत के इलेक्शन कमीशन मतलब जो भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, इनकी जो नियुक्ति है आर्टिकल 324 यानी कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। जो वर्तमान में हमारे ज्ञानेश कुमार जी हैं, ये भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, तो इनकी जो नियुक्ति है आर्टिकल 324 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दूसरा हमने बात किया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की यानी कि भारत के महान्यायवादी की। तो अगर हम भारत के महान्यायवादी की बात करें तो इनकी जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो नियुक्ति है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है आर्टिकल 76 के अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। वर्तमान में भारत का मुख्य निर्वाचन मतलब वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, इनके भारत का महान्यायवादी कौन है, तो आर वेंकट रमणी, ये जो है भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भारत का मुख्य कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिए। यानी कि भारत का जो मुख्य सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में है आर वेंकट रमणी, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला हमने बात किया था यूपीएससी के बारे में। तो यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग है, इसका संबंध आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 315 से है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जो यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसको कहा जाता है, और हिंदी में यूपीएससी, और हिंदी में इसको कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग। तो इसके अध्यक्ष की जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाती है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और वर्तमान में यूपीएससी का चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो अजय कुमार, तो इनका नाम आप याद रखिएगा, अजय कुमार जी, ये जो है वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन है। तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, सभी चीजें आपके ग्रुप डी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। वर्ष 1929 में यानी कि 1929 में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह को रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट, कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, तो यह अधिनियम था आपका शारदा अधिनियम, जो 1929 में पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत जो है आप याद रखिएगा लड़कों के विवाह की उम्र कम से कम कितनी कर दी गई थी, तो 18 वर्ष कर दी गई थी लड़कों के विवाह की उम्र, मिनिमम उम्र। और इसके बाद लड़कियों के विवाह की जो तिथि थी, उम्र थी, उसको 14 वर्ष कर दिया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और यह जो शारदा अधिनियम है किस वायसराय के कार्यकाल में आया था, तो यह जो शारदा अधिनियम था यह लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इरविन के शासन काल में शारदा अधिनियम को पारित किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इस समय लॉर्ड इरविन जो था यह वायसराय था जब शारदा एक्ट को पारित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का यह केंद्रीय बैंक होता है आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आरबीआई है। तो इसको हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक के हाल ही में 26वें गवर्नर यानी कि जो 26वें गवर्नर हैं किसको बनाया गया है, तो संजय मल्होत्रा को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। तो ऑप्शन आपका ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात यहाँ पे आरबीआई की हो रही है, बात यहाँ पे किसकी हो रही है, तो भारत के केंद्रीय बैंक की हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हो रही है।
तो आइए इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आरबीआई क्या होता है। तो यह भारत का केंद्रीय बैंक होता है, इसको हम बैंकों का बैंक भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, भारत का यह केंद्रीय बैंक होता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आरबीआई का जो एक्ट था, आरबीआई का अधिनियम था 1934, यानी कि 1934 का अधिनियम था। और इसी आरबीआई अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है, इसका जो नेशनलाइजेशन है, आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, नेशनलाइजेशन कब किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो इनका भी नाम आप याद रखिएगा, सर ऑसबोर्न स्मिथ। ये जो है पहले गवर्नर थे जब आरबीआई की स्थापना की गई थी। वहीं आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, सीडी देशमुख। ये जो हैं आरबीआई के पहले गवर्नर थे, पहले भारतीय गवर्नर। आप याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। तो ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। वहीं अजय सेठ, यहाँ पे ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं अजय सेठ का नाम है। तो अजय सेठ हमारे वर्तमान में वित्त सचिव हैं, भारत सरकार के वित्त सचिव वर्तमान में कौन बनाए गए हैं? तो ये जो हैं वित्त सचिव बनाए गए हैं भारत सरकार के। तुहिन कांता पांडे वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सेबी कहते हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं तुहिन कांता पांडे। और भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव बनाए गए हैं अजय सेठ। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शहरी भारतीय निकाय प्रशासन का निकाय नहीं है? तो यहाँ पे शहरी भारतीय निकाय की बात हो रही है जो प्रशासन का निकाय नहीं है। तो इसमें से आपका जिला पंचायत नहीं होगा, बाकी के तीनों है, नगर पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम, ये तीनों जो हैं शहरी भारतीय निकाय हैं जो प्रशासन के निकाय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जिला पंचायत नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 23 और 24 है, यह मौलिक अधिकार के किस पार्ट से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें 2 आर्टिकल सम्मिलित किए गए हैं। एक आर्टिकल आपका हो जाएगा 23 और एक आर्टिकल 24। ये दोनों आपके हो जाएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित। इनके बारे में आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 कहता क्या है, आइए देख लेते हैं। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो अनुच्छेद 23 मानव के बलात् श्रम यानी कि बेगारी व दुर्व्यापार का प्रतिषेध करता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, मनुष्यों के बलात् श्रम यानी कि मनुष्यों के साथ बेगारी नहीं करवाई जा सकती है। इसके अलावा इनका जो है दुर्व्यापार नहीं करवाया जा सकता है। तो इन दोनों को, बलात् श्रम और दुर्व्यापार को प्रतिषेध करता है, प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 24 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 24 की बात करें, तो इसमें क्या कहा गया है, कारखानों, इसके अलावा जितने भी हानिकारक जो फैक्ट्रीज होती हैं, उद्योग होते हैं, खतरनाक उद्योग होते हैं, उनमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है आर्टिकल 24। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताए हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 23 और 24 आपके आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, वर्ष 2025 में यानी कि इस वर्ष कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? आप याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष पद्म पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं।
तो ये जो पद्म पुरस्कार हैं ये 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। ये पद्म जो पुरस्कार होते हैं ये 3 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है पद्म विभूषण, एक क्या होता है, एक होता है आपका पद्म विभूषण होता है आपका हो जाएगा। एक आपका होता है पद्म भूषण, एक आपका हो जाएगा पद्म भूषण, एक आपका पद्म भूषण होता है, एक आपका होता है पद्म श्री। तो ये 3 कैटेगरी में जो है ये पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष वितरित किए जाते हैं। तो इसमें से पूछा गया है कि 2025 में कितने लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा टोटल 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं टोटल पद्म पुरस्कार 139 दिए गए हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। टोटल जो है 139 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, जिनमें से पद्म विभूषण आपका हो जाएगा 7 और पद्म भूषण आई होप 19 लोगों को दिया गया है। और इसके बाद आपका पद्मश्री टोटल 113 लोगों को दिया गया। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको 7 9 16 9 यहाँ पे हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ, तो 139 टोटल 139 लोगों को जो है दिया गया है पद्म पुरस्कार इस वर्ष, जिसमें से 7 पद्म विभूषण हैं। पद्म भूषण आपका 19 हो जाएगा और पद्मश्री आपका 113 हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं कि ये जो 7 लोग कौन कौन से हैं जिनको इस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई है वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। 2025 में टोटल 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। टोटल कितने? तो 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, और जिनमें से 7 आपके पद्म विभूषण हैं, 19 आपके पद्म भूषण हैं और 113 आपके पद्मश्री हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। आइए 7 व्यक्ति कौन कौन से हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि मरणोपरांत कितना दिया गया है। तो 3 लोगों को, टोटल जो है 3 लोगों को जो है मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण। कौन कौन से ये लोग हैं? तो MT वासुदेव नायर, ओसामा सुजुकी, ये जापान के रहने वाले हैं ओसामा सुजुकी, और इनको जो ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है मरणोपरांत। इसके अलावा बिहार की कलाकार थी शारदा सिन्हा, इनको जो है मरणोपरांत दिया गया है। तो ये 3 लोग हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है, इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा बाकी के देख लेते हैं। तो श्री दुवूर नागेश्वर रेड्डी, इनको मेडिसिन यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, ये तेलंगाना के रहने वाले हैं। जस्टिस जो रिटायर्ड हो चुके हैं श्री जगदीश सिंह खेहर, इनको दिया गया है पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में, चंडीगढ़ के रहने वाले ये हैं। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, गुजरात के रहने वाली हैं। इसके बाद लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको जो है कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये जो है कर्नाटक के रहने वाले हैं। तो ये टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है 2025 में, जिनमें से 3 लोगों को जो है मरणोपरांत दिया गया है। ये 3 लोग लास्ट में आपके दिए गए हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम। भारत में जो अलकनंदा नदी है ये भागीरथी में कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में टोटल जो है 5 प्रयाग हैं जिनको हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। ये पंच प्रयाग कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पंच प्रयाग से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो डिटेल आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। ये 5 प्रयागों के नाम आपके सामने दिए गए, इनको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो विष्णु प्रयाग सबसे पहले बात करते हैं। अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का जो संगम होता है वहाँ उसको हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम को नंद प्रयाग कहा जाता है। कर्णप्रयाग पर किसका संगम होता है? तो अलकनंदा और पिंडार, ये 2 नदियां जहां पर मिलती हैं उसको हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, ये 2 नदियां अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलती हैं? ये दोनों जो है मिलती हैं देवप्रयाग में, और यहीं पर जो भागीरथी नदी है उसका नाम बदलकर गंगा हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। ये पंच प्रयाग है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में स्थित एक बौद्ध मंदिर है? इसमें से भारत में अवस्थित एक बौद्ध मंदिर हो जाएगा महाबोधि मंदिर, जो बिहार के गया जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। बिहार का जो गया डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का जो गया मंदिर है, यह एक भगवान बुद्ध का मंदिर है जिसको हम महाबोधि टेम्पल के नाम से जानते हैं,
और इसका जो निर्माण है सम्राट अशोक ने करवाया था। मौर्य शासक सम्राट अशोक के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भारतीय चंदन आपका हो जाएगा दक्कन के पठार के पर्णपाती वनों के अंतर्गत आता है, सही हो जाएगा। नीम अल्पाइन क्षेत्र यहाँ पे गलत हो जाएगा। नीम जो है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसके बाद अंजीर या फाइकस मलाबार तटीय आर्द्र वनों की कैटेगरी में आता है। चीड़ हिमालयी उपोष्ण कटिबंधीय वनों की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे 3 आपके सही थे, लेकिन ऑप्शन बी वाला आपका यहाँ पे गलत दिया गया था। तो नीम जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो नीम के बारे में यहाँ पे दी गई है इंफॉर्मेशन। नीम का जो पेड़ है मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय और मतलब उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में देखने को मिलता है। तो फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्पादन के 4 फैक्टर्स, 4 कारक इसमें से कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन के 4 फैक्टर की आपको पहचान करनी है कि कौन कौन सा इसमें से प्रोडक्शन का 4 फैक्टर है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? भूमि यानी कि लैंड, श्रम यानी कि लेबर, पूंजी यानी कि कैपिटल और उद्यमिता। ये 4 आपके क्या हो जाएंगे? ये उत्पादन के 4 कारक हैं, 4 फैक्टर है। भूमि यानी कि लैंड आपका यहाँ पे हो जाएगा, श्रम यानी कि लेबर आपका हो जाएगा, पूंजी यानी कि आपका कैपिटल हो जाएगा और उद्यमिता। ये आपके 4 फैक्टर हो जाएंगे, 4 कारक हो जाएंगे प्रोडक्शन के यानी कि उत्पादन के। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास की कुछ घटनाएं यहाँ पे दी गई हैं और उनकी तिथि दी गई है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो करजन उस समय वायसराय था जब बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये डेट बिल्कुल सही है, आप याद कर लीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, 9 अगस्त 1942, सही है। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत की गई थी 12 मार्च 1928, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे 12 मार्च तो सही है, लेकिन 1928 यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए था 1930। तो 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ये चारों डेट मैंने आपको बता दी हैं, इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान के उस भाग की आपको पहचान करनी है जिसमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आइए देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। किस अनुच्छेद से लेके किस अनुच्छेद तक? तो अनुच्छेद भी आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक रखा गया है फंडामेंटल राइट्स को। वहीं भाग 2 में क्या रखा गया है? तो भाग 2 में आपको देखने को मिल जाएगा नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप को रखा गया है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप को जो है भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया? तो भाग 2 में रखा गया है। और आर्टिकल अगर आपसे पूछ ले तो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक आपको सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगर आपके से पूछ ले कि भाग 4 में किसको रखा गया, तो भाग 4 में डीपीएसपी को रखा गया। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनको बोला जाता है। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद आपका 36 से लेके अनुच्छेद 51 के अंतर्गत इनको रखा गया है। इसके बाद भाग 4A में रखा गया है किसको? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो भाग 4A की भाग 4 की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? भाग 4 यहाँ पे हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। आप याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो हमारे इनको भाग 4 में रखा गया है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 कह लीजिए या अनुच्छेद 51A कह लीजिए। तो अनुच्छेद 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जो है 42वें संविधान संशोधन
42वें संविधान संशोधन जो अधिनियम था 1976 का, 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था 1976 का, इसी के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनको रखा गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन जब 1976 में इनको सम्मिलित किया गया था तो टोटल जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। पुलिकली, जिसको हम बाघ नृत्य के नाम से भी जानते हैं, यह एक कार्यक्रम है। इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाला प्रमुख आकर्षण है? तो आप याद रखिएगा, जो पुलिकली बाघ नृत्य है यह कार्यक्रम आपका ओणम त्योहार के अंतर्गत किया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ओणम त्योहार के अंतर्गत। डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। पुलिकली बाघ नृत्य जो है होता है केरल के ओणम उत्सव के दौरान किया जाता है। ओणम उत्सव केरल का एक वार्षिक फसल उत्सव है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला और लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। 1955 की जो करवे समिति थी, इसने किसकी अनुशंसा करी थी? आपसे पूछा गया। 1955 में करवे समिति का गठन किया गया था, तो इसने किसकी अनुशंसा करी थी? तो ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। आप याद रखिएगा, ग्रामीण विकास के उद्देश्य से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की जो अनुशंसा है वह 1955 की जो करवे समिति है उसने करी थी। डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। करवे समिति, जिसे ग्राम और लघु उद्योगों के नाम से भी जाना जाता है, 1955 में गठित की गई थी और इसका जो उद्देश्य था ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों की क्षमता का अध्ययन करना था। तो ये डिटेल आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जीके जीएस के अति संभावित प्रश्नों का जो भाग 3 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपके आगामी ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 4 यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। अभी तक जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का मतलब प्रैक्टिस सेट का जो भाग है 3 अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम 20 इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को कवर करते हुए चलते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। 20 प्रश्न आपके ग्रुप डी की परीक्षा में जीके जीएस के पूछे जाएंगे। तो इन कंप्लीट 20 प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में और लास्ट में आप बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में से जीके जीएस के आपने कितने सही किए हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बंगाल विभाजन कब किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। बंगाल का जो विभाजन है किस वर्ष में किया गया था आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 अक्टूबर 1905। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। इस समय वायसराय कौन था? तो करजन के द्वारा, ब्रिटिश वायसराय था करजन, और इसी के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है। ऑप्शन जो बी वाला है दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की जो तीनों सेनाएं हैं इसका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है आपसे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो है ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कहे जाते हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा आइए देख लेते हैं कि वर्तमान में भारत के थल सेना प्रमुख कौन है, वायुसेना प्रमुख हैं कौन है, नौसेना प्रमुख कौन है, इसके अलावा भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ये तीनों भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल अनिल चौहान, ये जो है भारत के वर्तमान में
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। वहीं भारत का थल सेना प्रमुख कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी, इनके बारे में आप याद रखिएगा। ये भारत के जो है 30वें थल सेना प्रमुख है, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। उपेंद्र द्विवेदी जो है ये भारत के 30वें थल सेना प्रमुख हैं। वहीं भारत का वायुसेना प्रमुख कौन है, तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। ये किस नंबर के हैं, तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है ये वर्तमान में 28वें, आप याद रखिएगा, ये भारत के 28वें वायुसेना प्रमुख हैं, तो इनका नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद भारत के वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये भारत के जो है 26वें, किस नंबर के, तो भारत के 26वें जो हैं नौसेना प्रमुख है। तो इन तीनों के बारे में आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है इससे। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में कौन है, तो जनरल अनिल चौहान जी हैं। भारत के वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ये 30वें थल सेना प्रमुख हैं भारत के। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ये 28वें वायुसेना प्रमुख हैं, और नौसेना प्रमुख वर्तमान में हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, और ये 26वें नंबर के नौसेना प्रमुख हैं। तो ये तीनों इन चारों लोगों के नाम आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। बेहतरीन प्रश्न है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष भारत में 29 जून का जो दिन होता है, प्रतिवर्ष भारत में 29 जून का जो दिन होता है, यह भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 जून। यह पीसी महालनोबिस का जयंती होती है, पीसी महालनोबिस का बर्थडे होता है, जो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 29 जुलाई को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा जो है जो बाघ दिवस होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डिटेल में, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को होता है, जो आपके ऑप्शन में दिया गया था। वहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका 29 जून को होता है। और भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे होता है, और राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो ये तीनों के बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भूटान का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया है कि क्या है। भूटान का, हमारा पड़ोसी देश जो भूटान है, इसका राष्ट्रीय खेल क्या है, नेशनल स्पोर्ट क्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीरंदाजी। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है तीरंदाजी हो जाएगा। और भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू। हमारा पड़ोसी देश है भूटान, और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी हो जाएगी थिम्पू। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, सबसे प्राचीन वेद इसमें से कौन सा है, उसकी आपको पहचान करनी है। ओल्डेस्ट वेद यानी कि सबसे प्राचीन वेद भारत का कौन सा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत का सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के टोटल 4 वेद हैं, यानी कि भारत में कितने वेदों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा, भारत में वेदों की संख्या टोटल कितनी है, 4 है। ये 4 वेद कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। इनके बारे में आप याद रखिएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आपके 4 वेद हैं, जिनमें से सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। आइए ऋग्वेद के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको ऋग्वेद के बारे में ये याद रखनी है कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, जैसा कि प्रश्न में आपसे पूछा गया है। दूसरी चीज़ ये आपको याद रखनी है कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद में टोटल जो है 10 मंडल हैं, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। मंडल की संख्या कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त हैं, तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। टोटल 1028 सूक्त आपको देखने को मिल जाएंगे ऋग्वेद में। इसके अलावा ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको होत्री कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं, तो उनको हम होत्री कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा, ऋग्वेद में पहला और 10वां जो मंडल था, सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा,
पहला मंडल, ऋग्वेद का पहला मंडल, ऋग्वेद का पहला मंडल और ऋग्वेद का 10वां मंडल, ये दोनों जो है सबसे आखिरी में जोड़े गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ आप याद रखिएगा, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद का तीसरा मंडल, इसकी क्या खासियत है? तो आप याद रखिएगा, जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है यह सूर्य देवता को समर्पित, इसमें जो गायत्री मंत्र है उसका जिक्र किया गया था। तो आप याद रखिएगा, सूर्य देवता को समर्पित जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको तीसरे मंडल में ऋग्वेद के देखने को मिल जाएगा। तो आप याद रखिएगा, तीसरे मंडल में ऋग्वेद के गायत्री मंत्र आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ऋग्वेद का जो 9वां मंडल, इसकी क्या खासियत है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख, आप याद देखिएगा, सोम देवता हैं, सोम देवता, इनका उल्लेख आपको देखने को मिल जाएगा ऋग्वेद के 9वें मंडल में। वहीं जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, इसकी क्या क्या खास बात है? तो जो चतुर्ण वर्ण व्यवस्था है, आप याद रखिएगा, जो चातुर्य वर्ण व्यवस्था है, इसका जो उल्लेख है आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है कि जो ऋग्वेद है, इससे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों के नाम भी आप याद कर लीजिएगा, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐतरेय एक ये हो गया और एक आपका हो जाएगा कौशितकी। ये दोनों क्या हैं? तो ये जो हैं ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं और उपनिषद भी हैं। तो दोनों आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ आपको देखने को मिल जाएगा ऐत्रेय और कौशितकी। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि ऋग्वेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं, तो यही दोनों हो जाएंगे आपके उपनिषद भी। तो ऐत्रेय और कौशितकी ये दोनों उपनिषद हैं आपके ऋग्वेद से संबंधित। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो चीज़ें मैंने आपको ऋग्वेद से रिलेटेड बताई हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष में रद्द किया गया था? मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था कि जो बंगाल का विभाजन था यह 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि बंगाल का जो विभाजन है ये 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। और बंगाल विभाजन को रद्द किस वर्ष किया गया था? तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता। आप याद रखिएगा, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और इसी दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी रखी गई है? तो अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। तो आप याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, लोकसभा का, तो आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा जो लॉन है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो दिल्ली स्थित जो राजपथ है अब इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। तो आप याद रखिएगा, अब इसको हम कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर पिक्चर में आप देख पा रहे हैं राजपथ का नाम अब क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ स्थित है? भारत में सर्वाधिक वर्षा आपको मासिनराम नामक स्थान पर देखने को मिल जाएगी। तो आपको बताना है कि यह जो मासिनराम है इसकी लोकेशन किस राज्य में है? तो आप याद रखिएगा, मेघालय में आपको देखने को मिल जाएगा मासिनराम। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मेघालय में। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कि कहाँ पर है? तो एशियाई विकास बैंक
इसका मुख्यालय अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तब आपको राइट आंसर लगाना है फिलीपींस के मनीला में। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया गया है सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिलीपींस के मनीला में आपको देखने को मिल जाएगा एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और मासातो कांडा, इनका नाम आप याद रखिएगा, मासातो कांडा जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एशियाई विकास बैंक के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 12वां। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1923। ऑप्शन आप याद रखिएगा ए वाला बिल्कुल, ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। इसमें आप याद रखिएगा स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री बने थे। और जनवरी 1923 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी इन दोनों लोगों के द्वारा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? आपसे पूछा गया है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। यह एक इम्पॉर्टेंट हड़प्पा स्थल है मोहनजोदड़ो। तो इसका मतलब क्या होता है मोहनजोदड़ो का? तो मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी फेमस यह हड़प्पा कालीन स्थल है मोहनजोदड़ो। वर्तमान में इसकी लोकेशन आपको पंजाब के सिंध मतलब पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखने को मिल जाएगी। तो वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चला गया है। तो आप याद रखिएगा वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपको देखने को मिल जाएगा यह फेमस हड़प्पा कालीन स्थल जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। और इसकी लोकेशन कहाँ पर थी? तो किस नदी के किनारे था यह स्थित? तो सिंधु नदी के किनारे। किसके किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे यह अवस्थित था मोहनजोदड़ो। इसकी खासियत क्या थी? तो आप याद रखिएगा यहाँ से विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ जिसको हम बोलते हैं, विशाल स्नानागार जिसको हम ग्रेट बाथ कहते हैं, इसके साक्ष्य पाए गए थे मोहनजोदड़ो से। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहा जाता है। 1954 में जो है भारत रत्न पहली बार प्रदान किया गया था 3 लोगों को। ये 3 लोग कौन हैं? इनका नाम आइए देख लेते हैं। तो ये 3 लोग हैं आपके स्क्रीन पर दिया गया इनका नाम, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। इन तीनों लोगों को जो है 1954 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पहली बार दिया गया था। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया है। तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह जयंती होती है। आप याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, वल्लभ भाई पटेल जी की यह जयंती होती है जिसको हम भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। भारत का लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है। आप याद रखिएगा भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। तो इन्हीं की जो जयंती होती है भारत में, इसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 23 अगस्त को आपका पराक्रम दिवस होता है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस आपका 7 अगस्त को होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पर आप कुछ इंपॉर्टेंट डेज को देख सकते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है, यह मेजर ध्यानचंद्र की जयंती होती है। सद्भावना दिवस आपका 20 अगस्त को होता है, ये राजीव गांधी जी की जयंती होती है। 25 दिसंबर को आपका सुशासन दिवस होता है जो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है। पराक्रम दिवस आपका 23 जनवरी को होता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजम की यह जयंती होती है 22 दिसंबर को, जिसको हम भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। वहीं भाला फेंक दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है नीरज चोपड़ा ने जो है भाला फेंकने में मतलब ओलंपिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, जिस कारण से इस दिवस को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का भारत सरकार ने निर्णय लिया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी अन्ना चंडी, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नर्मदा के अतिरिक्त वह कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलती है? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी। सोन नदी के बारे में आप याद रखिएगा, सोन नदी भी अमरकंटक के पठार से निकलती है और यह जो है किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी जो है सहायक नदी है किसकी? तो सोन नदी सहायक नदी हो जाएगी आपकी गंगा की। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है और यह जो है अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम नर्मदा नदी की बात करें, नर्मदा रिवर की बात करें, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर नर्मदा नदी की बात हुई है तो यह भी आपके अमरकंटक के पठार से ही निकलती है नर्मदा नदी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है, आप याद रखिएगा, भ्रंश घाटी प्रवाह करती है। किस प्रकार का प्रवाह करती है? तो भ्रंश घाटी, यानी कि 2 पर्वतों के बीच से यह बहती है नर्मदा नदी, तो इसे आप याद रखिएगा। और यह जो नर्मदा नदी है किस भ्रंश घाटी प्रवाह करती है, किन 2 पर्वतों के बीच से? तो विंध्य और सतपुड़ा, आप याद रखिएगा, विंध्य और सतपुड़ा, सतपुड़ा, इन 2 पर्वतों के बीच से यह प्रवाहित होती है, जिस कारण से इसको जो है भ्रंश घाटी नदी भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह जाकर अरब सागर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो आप याद रखिएगा, यह एक पश्चिम वाहिनी नदी, यानी कि पश्चिम की तरफ यह बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम वाहिनी नदी, यानी कि यह जाकर अरब सागर में मिल जाती। बाकी की जो इम्पोर्टेंट भारत की नदियां हैं अन्य, वे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन भारत की 2 सबसे महत्वपूर्ण नदी नर्मदा और ताप्ती, ये पश्चिम वाहिनी नदियां हैं जो जाकर अरब सागर में गिर जाती हैं। बाकी की अन्य जो नदियां जैसे आपकी कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, ये सभी नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन भारत की 2 इम्पॉर्टेंट नदियां, एक आपकी हो गई नर्मदा नदी और एक आपकी हो गई ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां आपकी पश्चिम की तरफ इनका प्रवाह है और ये जाकर अरब सागर में मिल जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सोन नदी है, सोन नदी गंगा की सहायक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा, गंगा नदी की यह सहायक नदी है सोन नदी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो गंगा में मिलती है, कहाँ मिलती है? तो पटना के निकट। जो सोन नदी है ये पटना के निकट, कहाँ पर? तो पटना के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? तो राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है, आप याद देखिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, श्रीलंका और मतलब भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जलराशियां कौन कौन सी आपसे पूछा गया, यानी कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जलराशि अलग करती है? तो पाक स्टेट, यानी कि पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाक जल संधि, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाक जल संधि। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो ग्रेट चैनल है ये सुमात्रा, इंडोनेशिया का जो द्वीप सुमात्रा है, आप याद रखिएगा, इंडोनेशिया का द्वीप जो सुमात्रा है, इंडोनेशिया, यहाँ पर आप लिख लीजिए सुमात्रा, इंडोनेशिया एवं निकोबार, यानी कि निकोबार जो भारत का हिस्सा है निकोबार, इन दोनों के मध्य आपको देखने को मिल जाएगा
ग्रेट चैनल यानी कि सुमात्रा को निकोबार से कौन अलग करता है, तो ग्रेट चैनल अलग करता है, तो आप याद रखिएगा। और वहीं 8 डिग्री चैनल जो है यह मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, यानी कि मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। वहीं जो 10 डिग्री चैनल है यह अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित, आप याद देखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है, तो 10 डिग्री चैनल। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, 20वां प्रश्न। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं है जहां से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो भारत के 5 कौन कौन से राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। सबसे पहले तो ये आइए देख लेते हैं। तो भारत के 5 राज्यों के नाम एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा याद हो जाएगा। एक ट्रिक का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, MOUCA। इसको आप मौका के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। तो ये मौका ट्रिक है जिसके माध्यम से ये 5 राज्य आपके याद हो जाएंगे। एम से आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश आपका हो गया। ओ से आपका हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, मध्य प्रदेश उड़ीसा हो जाएगा। यू से आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप याद देखिएगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा कौन सा, तो सी से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और ए से आपका क्या हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों के नाम आप याद देखिएगा। तो दिए गए ऑप्शन में से बिहार से जो है भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। डिटेल आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। जो भारतीय मानक समय रेखा है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। भारत का जो भारतीय मानक समय रेखा है इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, जिसको हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय मानक समय रेखा कितने और डिग्री देशांतर पर अवस्थित है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है भारतीय मानक समय रेखा, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों से गुजरती है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आज का जो वीडियो है आपके प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस का, उसका भाग यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है, चौथा। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में आप अवश्य दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।